नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। हमारे साथ हैं ओमकार जी, जो हमको बताएँगे ये ममता दीदी जी के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमको आई पैक करके बार-बार फ़ोन पे अपडेट्स आए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सप्लोड हो रहा है। तो पहले समझते हैं। नमस्कार सर, पहले तो वेलकम एंड थैंक यू आपके टाइम के लिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये पूरा चक्कर आई पैक का है क्या? क्योंकि कहने में सुनने में तो ये आ रहा है कि ये जो जो भी ये आईपैक है, ये टीएमसी का आईटी सेल है। प्लस यहाँ पर टीएमसी के काफ़ी जो टेढ़े-मेढ़े कारनामे हैं, उनका भी ये पूरा हब सेंटर है। मतलब वहाँ पर ही सारे कारनामे किए जाते हैं। तो ये क्या इसकी सच्चाई है सर? ज़रा पहले इसके ऊपर बताइए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, आईपैक बेसिकली प्रशांत किशोर की संस्था है। और जब ये इन्होंने जन स्वराज बनाया और बिहार की पॉलिटिक्स में सक्रिय हुए, तो उन्होंने इसे प्रतीक जैन को सौंप दिया और खुद पॉलिटिकल पार्टी बना करके वहां पद यात्रा और फिर उसके बाद चुनाव लड़ा। और चुनाव में तो उन्होंने क्या कीर्ति पताका फहराई है, ये तो सभी जानते हैं। एक भी सीट नहीं मिली और दो को छोड़ करके बाकी सब कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। बहरहाल हुँ, आज हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम उनकी संस्था की चर्चा कर रहे हैं, जिसके नए मालिक जो हैं वो प्रतीक जैन हैं। 2021 तक के चुनाव में ममता बनर्जी को सलाह दे रहे थे, रणनीति बना रहे थे उनके लिए प्रशांत किशोर और उनकी टीम के बाकी लोग। उसमें प्रतीक जैन भी थे, बाकी लोग भी कई नाम हैं। उसके बाद प्रतीक जैन ने उनका स्थान ले लिया और इनको बड़ा आलीशान घर दिया गया है कलकत्ता में रहने के लिए। जहां इनका दफ्तर है वो भी बहुत बढ़िया जगह है और अच्छा खासा स्टाफ है इन लोगों का। तो करोड़ों अरबों रुपए के वारे न्यारे इस आईपैक ने किए हैं। अब करीब 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास का हिसाब किताब तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने ही दिया था। अ, और कुछ और जानकारियां दी थी और ये भी कहा था कि कुछ चीजों को छोड़ करके बाकी सब मैं अब जितनी भी संपत्ति मैंने अर्जित की है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से, उनको सलाह देने, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए के एवज में, वो सब भी मैं अपनी जन स्वराज पार्टी को दान में दे रहा हूं। तो वो एक अलग मसला है, लेकिन ये जो आई पैक पर ईडी ने छापा मारा है, ये मुकदमा सीबीआई ने दर्ज किया था 2020 में। और इसमें जो कोयले की तस्करी से काला धन बनाया गया है, उस काला धन की हवाला के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गोवा में उसकी कुछ रिसीविंग हुई है। और ये 2020 से 2022 के बीच में हुआ है सारा कांड जितना भी था। वहां पर जो पैसा रिसीव किया गया है वो आईपैक के द्वारा किया गया है। हुँ। उसमें कोई एक मांझी नाम के आदमी का भी नाम आ गया है और लगातार जांच पड़ताल चल रही थी। अब ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या दूसरी एजेंसियां हो, वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से, उनकी सुविधा के हिसाब से तो छापेमारी करेगी नहीं या अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी नहीं। बंगाल में चुनाव है कि नहीं है, इससे ईडी का क्या लेना देना है? या इससे पहले कोई कार्रवाई ही ना हुई हो, यानी 2020 में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ईडी अब तक हाथ पर हाथ रख करके ही बैठी हुई हो और अचानक 2025 के बंगाल चुनाव से पहले सक्रिय हुई हो और आईपैक को जाकर के दबोचा हो, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले भी मनी ट्रेल करते हुए जो एजेंसी होती है वो जगह जगह जाती है, वहां से दस्तावेज बरामद करती है, फिर उन दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई करती है। उनके लिंक कहाँ से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने के लिए फिर उसको ये जब्ती का, रेड का, पूछताछ का ये सारा एक उपक्रम, एक तरीका है। पीएमएलए एक्ट में सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर हैं। लेकिन ममता बनर्जी जिस बदहवासी में लगभग दौड़ते भागते हुए प्रतीक जैन के यहां पर पहुंची और उनसे पहले उनका कलकत्ता का जो है पुलिस कमिश्नर पहुंच गया।
क्योंकि उनको पता लग गया कि ममता बनर्जी आ रही हैं या उनको कहा गया होगा। अब पुलिस कमिश्नर पहुंचेगा तो फिर आसपास के पुलिस स्टेशन, जो उनके सीओ वगैरह हैं, सर्किल ऑफिसर हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी पहुंचेंगे अगर चीफ मिनिस्टर कहीं पहुंच रहा है तो। और बिना कार्यक्रम के अचानक पहुंच रहा है, इमरजेंसी कॉल है एक तरीके की। फिर वहां जाकर के इन्होंने जिस तरीके से कुछ दस्तावेजों को, फाइलों को और यहां तक के प्रतीक जैन के मोबाइल फोन को भी अपने कब्जे में लिया, उससे फिर शक पैदा होता है कि ममता बनर्जी अपनी जगह किसी और को भी तो भेज सकती थी इस काम को करने के लिए। इतना बड़ा रिस्क उन्होंने क्यों उठाया कि खुद चीफ मिनिस्टर रहते हुए, चीफ मिनिस्टर पद की एक प्रतिष्ठा होती है, गरिमा होती है, एक पोजीशन, एक स्टेटस होता है और उसके साथ बहुत बड़ी एक क्रेडिबिलिटी, एक साख भी जुड़ी हुई होती है। उस सबको ममता बनर्जी ने दांव पर क्यों लगा दिया? और खाली वहीं से ग्रीन फाइल और कुछ दूसरे दस्तावेज और मोबाइल फोन और दूसरी चीजें नहीं हटाई वहां से उन्होंने। फिर वहां से वो भागी जहां पर आईपैक का ऑफिस है, उसके पिछले गेट से वो पहुंची और वहां पर भी एक पूरा जमावड़ा कर लिया गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं का। वहां वो 3 साढ़े 3 घंटे रही और बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जबरन वहां से हटा दिए गए ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी में। तो ऐसा क्या था जो मुख्यमंत्री के सचिवालय में किसी कोने में नहीं रखा जा सकता था या टीएमसी कार्यालय में कहीं नहीं रखा जा सकता था या अभिषेक बनर्जी के घर में या ऑफिस में नहीं रखा जा सकता था, जिसको आपने आईपैक के ऑफिस में और आईपैक के जो सर्वे सर्वा है प्रतीक जैन, उनके घर में रखा ले जाकर के। तो सबसे बड़ा सवाल आदि जी यही है। दूसरी बात, जब ये वहां से निकली तो कुछ विजुअल्स देखे होंगे आपने और दर्शकों ने, ये माइक लेकर के लोगों को संबोधित कर रही हैं वहां पे। सर बाकी सब ठीक है, इनके पास माइक एकदम से कैसे पहुँच जाता है, मेरे को ये नहीं समझ में आता। वो सब लेकर के गई थी ना, मंगा लिया होगा, कह दिया होगा कि इंतजाम करो, मैं तो भाषण भी दूंगी यहाँ। तो वहां माइक लेकर के आप भाषण दे रही हैं, पॉलिटिकल गेम खेलना शुरू कर चुकी हैं। और पॉलिटिकल गेम और ये ब्लेम गेम आपने क्यों किया? ये जेस्चर क्यों बनाया कि आप इसको पॉलिटिकल लड़ाई के रूप में तब्दील करना चाहती हैं? यानी एक तो आपने मैं कहूंगा कि डकैती मारी है कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ और जब से पीएमएलए एक्ट बना है उसके बाद से भी कभी ऐसी तरह की घटना नहीं हुई कि ईडी कहीं रेड कर रही है और कोई चीफ मिनिस्टर पहुंच जाए। चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए, कोई मंत्री, कोई बड़ा अफसर भी आज तक जहां रेड हो रही है वहां पर नहीं गया और उसने किसी तरह के दस्तावेजों में खुर्द-बुर्द करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने तो एक तरीके से छीना झपटी करी और ये जो कल शाम को ईडी ने अपना वक्तव्य जारी किया है उसमें बाकायदा कहा गया है कि वो छीन करके ले गए। उन्होंने कहा संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग आए और दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज छीन कर ले गए। तो ये बेहद गंभीर मसला बन गया है। इसमें 2-3 सवाल खड़े होते हैं। पहला ये है कि ऐसा क्या था कि चीफ मिनिस्टर को अपनी पद, अपनी पोजीशन, अपनी साख, अपनी गरिमा मर्यादा को ताक पर रखकर भागना पड़ा उनको कब्जा अपने कब्जे में लेने के लिए? ऐसा क्या था उसमें? ऐसी कौन सी संवेदनशील जानकारी थी? दूसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर खुद ही क्यों पहुंची? किसी दूसरे आदमी को क्यों नहीं भेज सकती थी? क्या इतनी महत्वपूर्ण चीज थी या कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, सिर्फ ड्रामा करना था? और बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, उसका जो असर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर हो रहा है, एसआईआर के बाद जो इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटे हैं,
बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिस तरीके से सिर पर पैर रख करके वहां से भागे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो कॉम्बिनेशन या जो समन्वय इस समय पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है, और जितनी आक्रामक मुहिम इस समय भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, खुद अमित शाह पहुंच गए, संघ प्रमुख पहुंच गए, उससे ममता बनर्जी को लग रहा है कि ये जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और ये जो चारों तरफ घटनाएं हो रही हैं जो उनके खिलाफ जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार पैर ऊपर को हो जाए। तो इसलिए वो पूरे कैडर को, अपनी पार्टी को, वर्कर्स को, अपने नेताओं को, सबको जो अभी तक ढीले पड़े हुए थे, जबकि चुनाव में 2-2.5 महीने का ही समय बचा है, उन सबको क्या सड़क पर झोंक देना चाहती थी, उतार देना चाहती थी, उनको मोटिवेट करना चाहती थी, एक बहाना ढूंढ रही थी कि किसी तरह से अगर हमें छेड़ा जाए तो हम उस मौके को अपॉर्चुनिटी की तरह लें और फिर सड़कों पर उतार दें सबको। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ममता बनर्जी हजारों की भीड़ के साथ खुद भी सड़कों पर उतरी, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाई दिया। और ये बड़ा आसान होता है जब आप किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर होते हैं, व्हीकल्स को मैनेज करना, भीड़ को जुटाना, ये सब बड़ा आसान हो जाता है। जो टिकटार्थी है उनको इशारा करो कि आपको इतने हजार लोगों को भीड़ जुटाना है, ला करके वो अपने आप जुटाएगा, क्योंकि उसको टिकट लेना है, उसको अपना कोटा पूरा करना है। इसी तरीके से यहाँ गृह मंत्रालय के बाहर 8 एमपी जो टीएमसी के थे, उन्होंने ड्रामा किया कैमरों पर। तो ये जो है इसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल बैटल बना करके जो ढीले पड़े हुए अपने कार्यकर्ता और नेता थे, उनको संघर्ष में लाने का एक ड्रामा भी हो सकता है, एक रणनीति भी हो सकती है ममता बनर्जी की। और आईपैक के हेड को उन्होंने अपनी आईटी सेल का हेड क्यों बनाया? एक सवाल तो ये भी उठेगा ना। आपने उसको हायर कर रखा है रणनीति तय करने के लिए, चुनाव प्रचार का तौर तरीका तय करने के लिए, लेकिन आईटी सेल का हेड भी उसी को क्यों बनाया? ताकि एक मुलम्मा चढ़ाया जा सके और ये एक विक्टिम कार्ड खेला जा सके अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कि देखो राजनीतिक बदले की भावना से हमारी आईटी सेल के हेड के यहाँ छापे डलवाए जा रहे हैं, और वहां से जो हमारी रणनीति के कागजात हैं, दस्तावेज है, अमित शाह उनको उठवा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट की लिस्ट उनके यहाँ थी, उसको उठवा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल ड्रामा है, एक बहाना है, पॉलिटिकल जो एक ब्लेम गेम खेला जाता है वो तरीका है। इससे ये पता चलता है कि ममता बनर्जी चुनाव से और संभावित चुनाव परिणामों से बहुत ज्यादा डरी हुई है। सर यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा जो मेरे को चीज दिखता है देखिए सर, इन्होंने ये ड्रामा करा पूरा, आईपैक में आपने अपना आईटी सेल बना रखा है, चलिए ठीक है, वो सब आपने पूरा लॉजिक बताया, ठीक है। इसके अंदर कोल स्कैम का भी एक इशू है जो इनको जिस जिस वजह से इनकी सुताई चल रही है इस टाइम पे, वो सब भी साइड कर देते हैं, वो रेगुलर है, ये है, वो सब ठीक है, ऑल राइट फाइन। सुनने में ये आ रहा है कि आईपैक टीएमसी का एकदम गढ़ है, अगर आईपैक गया तो टीएमसी खड़ी नहीं हो पाएगी। ये सुनने में मेरे को जो ग्राउंड लेवल पे लोग बता रहे हैं, इस पे क्या कहते हैं सर आप? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। ये केवल उनकी रणनीति बनाने वाली एजेंसी मात्र नहीं रह गई है। बहुत सारे ऐसे काले कारनामों की जानकारी या गोडाउन कह लीजिए, वो सब आईपैक का दफ्तर जो है वो बना के रखा हुआ था ममता बनर्जी ने, ये सोच करके कि कभी अगर कोई छापा पड़ेगा तो वो या तो अभिषेक बनर्जी के घर पर पड़ेगा या टीएमसी कार्यालय में पड़ेगा, या जो संबंधित और लोग हैं उनके यहाँ, जैसे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को भी ड्रिल किया गया है, पूछताछ की गई है, इनकी साली को भी पूछताछ की गई है। तो बहुत सारी कवायद ऑलरेडी हो चुकी है इस केस में। ये कोयला तस्करी का मामला है, ये काफी समय से इसकी जांच पड़ताल चल रही है। और
आईपैक जो है वहां पर केवल रणनीति नहीं बनती है, केवल प्रचार का तौर तरीका और वो सब डिजाइन विजाइन नहीं किए जाते हैं, या यही तय नहीं होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या विज्ञापन देने हैं या कहाँ होर्डिंग्स लगने हैं, कहाँ क्या करना है। बाकी भी बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने आईपैक के ऑफिस में ही डंप की हुई थी, या उसको। अब आप मुझे ये बताइए ना कि गोवा में 2022 में आप जाकर के चुनाव लड़ रही हैं, क्या है आपका गोवा में? नहीं, आधार क्या है? आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी गोवा में कोई काम किया है क्या? जमीन पर कोई काम किया है क्या? तो ये जो कोयला तस्करी से उपजा हुआ काला धन है, उसको आपको वाइट करना था, किस जरिए से करना था, कैसे करना था, वो सारी चीजें अब ईडी की पकड़ में आ चुकी हैं। और वहां पर जो हवाला के जरिए पैसा दिया गया, उसको किस तरीके से खपाया गया, वो सुनते हैं कि आईपैक को ही दिया गया, इसी के लोगों को दिया गया। तो अगर जहां वास्तव में आपने बहुत कुछ छिपाया हुआ है या डाला हुआ है, डंप किया हुआ है, आप प्रतीक जैन का मोबाइल फोन लेकर के क्यों गई वहां से? फाइलें लेकर के क्यों गई? और फाइल जो लेकर के गई ग्रीन वाली, बाकी सारी जितनी भी चीजें थी, डॉक्यूमेंट थे जो वहां से उठाए गए या उनके ऑफिस से उठाए गए, वो तो जो बाकी के पुलिस के अधिकारी थे या उनका स्टाफ था सीएमओ का, वो ऐसे दबा करके गाड़ी में डंप कर रहा है। लेकिन वो ग्रीन फाइल इन्होंने हमेशा अपनी सीने से लगाए रही, उसी को पकड़े हुए संबोधित भी कर रही थी। तो क्या था उसमें? इतनी क्या हड़बड़ाहट थी कि आप नंगे पैर भागी चली गई और जाकर के आपने सबसे पहले वो फाइल उठाई और प्रतीक जैन का मोबाइल वगैरह और कुछ डिवाइस वगैरह भी ले ली वहां से। अब तो ये मामला एक्चुअल में आदि जी अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट में 4-5 दिन बाद फिर से सुनवाई होगी। आज सुनवाई हुई थी, कुछ नोटिस इशू किए गए हैं और हाई कोर्ट ने माना है कि ये एक गंभीर मामला बन चुका है। कोई चीफ मिनिस्टर जाकर के ईडी के छापा स्थल पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खुर्द-बुर्द करे, कब्जे में ले ले, वहां से छीन करके भागे, इससे गंभीर मसला और कोई हो नहीं सकता है। आपने एक तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं, जो एजेंसियां हैं, उनके केवल काम में बाधा नहीं डाली है, आपने एक अराजकता का नया पैमाना स्थापित किया है। कल अराजकता का एक नया पैमाना स्थापित किया है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो इसके बाद तो बहुत लोग प्रेरित होंगे साहब, आगे चल करके बहुत लोग सीबीआई से भी छीनेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी पीटेंगे। ऑलरेडी ये, जब वो संदेश खाली में एक शाहजहां नाम का आदमी था जिसके यहाँ रेड डालने के लिए शायद ईडी गई थी या सीबीआई गई थी, उन अफसरों के सिर उड़वा दिए गए थे। तो वहां पर कई कांड हो चुके हैं और सीबीआई के दफ्तर पर ये धरना भी दे चुकी हैं, जब वो राजीव कुमार वाला मामला आया था, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर वाला जी। वो भी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगा सर आगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, खास तौर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख का इंतजार करना चाहूंगा। ये परफेक्ट केस है 356 का, राष्ट्रपति शासन का। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि शायद ममता बनर्जी केंद्र सरकार को इसी के लिए उकसा रही हैं कि वो 356 लगाए, राष्ट्रपति शासन लगाए, तो वो विक्टिम कार्ड खेल करके सहानुभूति अर्जित करने की आखिरी कोशिश करे। क्योंकि सारे दांव पेच उनके हाथों से निकल रहे हैं। पब्लिक में नाराजगी है, वो समझ चुकी है। बांग्लादेश जल रहा है, हिंदुओं का वहां पर कत्लेआम हो रहा है, वो जानती हैं। एसआईआर हो चुका है
जिनके दम पर ये खेल कराती थी वो भाग चुके हैं नदियां पार करके। तो अब इनको लग रहा है, अपने कार्यकर्ता भी इनके ढीले पड़े हुए थे, सबके कंधे ढीले थे, तो इनको लग रहा है कि शायद कुछ केंद्र रहम कर दे, राष्ट्रपति शासन वगैरह लगा दे, तो मैं एक विक्टिम कार्ड खेलूं कि देखो एक चुनी हुई सरकार का कैसे इन्होंने वध कर दिया, कैसे इन्होंने हत्या कर दी लोकतंत्र की, तो उसमें कोई संभावना तलाश कर ले। लेकिन मुझे लगता नहीं है जितने परिपक्व प्रधानमंत्री जी, जी। नरेंद्र मोदी हैं कि वो राष्ट्रपति शासन लगाने की गलती इस समय करेंगे। नहीं, मेरे को भी नहीं बिल्कुल नहीं लगता सर। करेंगे। वो इंतजार करेंगे, 2-3 महीने का ही तो समय रहा है। जहाँ 15 साल इंतजार किया है, वहाँ वो 2-3 महीना आराम से काटेंगे और आनंद उठाएँगे इनकी भाग-दौड़, इनकी नाटक नौटंकी का, और जो भी कुछ कर रही हैं उसको देख कर के। सर एक्चुअली पता है क्या? मैं किसी से बंगाल में बात कर रहा था आज एंड वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है बट पुराने एक ओपिनियन मेकर हैं, बहुत पुराने। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं आपको ऑफलाइन बताऊँगा। वो मुझे कह रहे थे कि यार देख ऐसा है, इस टाइम पे तुम लगाओगे ना, कहता है वो सिम्पैथी-विम्पैथी तो छोड़ दो, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन इसकी जो करतूतें हैं ना, वो लोग भूल जाएँगे। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ कहते हैं कि एक चीज़ और होगी कि ये उसके बाद ना फ्री हो जाएगी। अभी क्या है, ये गवर्नमेंट का पार्ट है ना, तो ये उल्टे-सीधे काम मतलब कर सकती है, पूरा सब कुछ कर सकती है, बट एक लाइन में रहती है वो फिर भी, कि बिकॉज़ गवर्नमेंट में रह के आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। और कहती है जैसे ही आप छोड़ोगे, इनको आप 356 या जो मर्ज़ी डालोगे, कहता है ये तो पूरी तरह फ्री हो जाएगी। इसके जितने मिनिस्टर हैं, जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, जितने गुंडे हैं, सारे फ्री हो जाएँगे। इनके पास कोई काम नहीं बचेगा उसके बाद। कहता है उसके बाद आग लगाएगी ये, तो ये इस टाइम पे लगाना बिल्कुल गलत है। मैं सोचता रहा, मैं बोला यार बट यहाँ पर तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन उठेगी। कहते हैं यार देखो ऐसा है, ये तो आपको जीना पड़ेगा, इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू गो थ्रू दिस, इसका कोई डाउट नहीं है और इसको हराना पड़ेगा। ये मेरे को मैं पता गया। आप क्या कह सर? मैं आपको बताता हूँ, जी। राष्ट्रपति शासन तो लगेगा, हुँ। लेकिन ये तब लगेगा जब अधिसूचना जारी होने वाली हाँ। है। अच्छा, ऐसी जब बात? अधिसूचना जारी होने वाली होगी, जी। आचार संहिता लागू होने वाली होगी, उस समय राष्ट्रपति शासन लगेगा। तब इनके पास उछल-कूद करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा और फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकेगा, क्योंकि तंत्र इनके हाथ से निकल चुका होगा। तो सही समय का इंतजार कर रहे होंगे मोदी जी, सही समय का। आखिर में मैं सर एक 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 सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा सवाल है। ये जो धरनाबाजी ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में खड़े होके, वो नारेबाजी, ये वो एंड ऑल दैट। इनकी जो पूरी ऑपोज़िशन है, मैंने तो सर एक स्टेटमेंट नहीं देखा कहीं से। इंडी अलायंस जो भी है, वो टेढ़े-मेढ़े जो इधर-उधर के लोग हैं, वो हमारी मीडिया जाके उनसे ले लेती है स्टेटमेंट, शौक है उनको। बट मैंने कहीं कोई एक एक कोई बड़े उससे बड़े लीडर से या कोई इंडी अलायंस के किसी बंदे से कोई स्टेटमेंट ऐसा देखा नहीं कि साहब ओहो! ये तो पूरा वो है। अभी तक नहीं देखा, खैर बाद में आ सकता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आपको ये क्या लगता है सर, ये जो अलायंस तो खैर अभी बची नहीं है, बट कांग्रेस और बाकी लोगों की तरफ से क्या इसमें प्रतिक्रिया दिख सकती है सर? ये तो टिट फॉर टैट वाला गेम चल रहा है इस समय। इंडिया अलायंस अगर सांसें ले भी रहा है तो, क्योंकि जब पटना में राहुल गांधी रैली कर रहे थे, वोट चोरी और एसआईआर का विरोध, तो कांग्रेस ने कुछ इंडिया अलायंस के घटक दलों को भी टटोला था कि वो आ सकते हैं क्या। तो उस समय मुझे बता दीजिए, ममता बनर्जी का कोई बयान आया हो तो। कोई बयान नहीं आया। राहुल गांधी 16-17 दिन तक घूम रहे थे बिहार में। किसी ने, इंडिया अलायंस के किसी भी घटक दल के नेता ने उनके सपोर्ट में एक बयान नहीं दिया। तो अलग-अलग राज्यों में सब अपने ही तरीके से, अपने ही एजेंडे और कार्यक्रम के साथ टहल रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं है, कोई एक एक दूसरे के यहाँ रैलियों में जा नहीं रहा है। अभी 14 दिसंबर को जो रामलीला मैदान में रैली की थी,
राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने, उसमें भी कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। सर वो तो ना मनरेगा की शरद रैली करने वाले थे 5 तारीख को। मनरेगा की बहुत बड़ी रैली होने वाली थी 5 तारीख को। वो तो हुई नहीं। ये तो अनाउंस करके गए थे न्यू ईयर के ऊपर कि साहब मैं जैसे ही वापस आऊँगा मनरेगा की बड़ी ज़बरदस्त रैली करेंगे हम लोग। हम एक गांधी का नाम वापस लेके आएँगे, पुरानी स्कीम प पूरा इन्होंने अनाउंस किया था, उसके पोस्टर बैनर छप गए, सब कुछ हो गया। वो 5 तारीख की थी सर, आज मैं अगर मेरी आँखें खुली हुई हैं और मैं अगर ज़िंदा हूँ इस टाइम पे, तो आज 9 तारीख है। पूरे देश में अभियान चलाने वाले थे आदि जी, केवल एक रैली की बात की। पूरे द माफ़ लेकिन करें। लेकिन कहाँ से चलाएँगे? कुछ बचा है क्या पल्ले में? कुछ नहीं बचा है। कारवां लुट चुका है। पब्लिक साथ नहीं है, पब्लिक साथ नहीं है अब, और इनको ये एहसास हो चुका है। इसलिए मीडिया में भी जो इनका अपना इकोसिस्टम है, वो इनकी बयान को ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलाता रहता है। लेकिन उसमें भी कोई दम नहीं है, उसको कोई देखना भी नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता, राहुल गांधी को भी कोई सुनना नहीं चाहता। इसलिए अब मीडिया की भी धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन जो ठोक करके इनके साथ हैं, उनकी समझ में नहीं आएँगी ये चीज़ें। ये तो जब धीरे-धीरे बर्बाद ही हो जाएँगे, वैसे तो कुछ-कुछ मीडिया हाउसेज़ को कुछ-कुछ अकल आई है, इसलिए जो प्राइम टाइम में बैठ कर के गंद फैलाते थे, उन सबको एक-एक करके निकाला गया है। लेकिन अभी भी कुछ तो हैं, कुछ तो लगे हुए हैं, हुँ। कुछ तो जमे हुए हैं अभी। थैंक यू सर आपके अपडेट के लिए क्योंकि इसके ऊपर तो बड़ा मेरे को लगा नहीं था, मेरे को लगा था कि स्ट्रीट वायलेंस और ये सब चीज़ें होंगी बट इस तरह की कन्फ्रंटेशन और इस समय के ऊपर आई मीन शाह साहब ने अच्छी गेम खेली है, मानना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल, सही जगह पे एंड बहुत सही जगह पे मारा है जाके। उन्होंने उन्होंने जो जाल फैलाया था, ममता बनर्जी उसमें आकर के खुद फँस गई है। आई मीन सही मारा है एकदम, बाप रे बाप! मान गए इस चीज़ को। एकदम बोलते हैं ना द द द किसी के नर्व सेंटर बोलते हैं ना कि आपने किसी का नर्व सेंटर उड़ा दिया, तो बाकी ये जो फ्रॉड-वॉड करा है वो तो है ही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट उससे बड़ी चीज़ जो हुई है, जो आपने बताया है, उसका बड़ा महत्व है। थैंक यू सर, आपसे बात करके हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। ऑडियंस सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ख्याल ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और ये खेल अभी बढ़ेगा। नमस्कार। बस